सेपियंस का पार्ट 1। दोस्तों, जरा सोचो, 70,000 साल पहले धरती पर कम से कम 6 अलग अलग मानव प्रजातियां रहती थी। आज सिर्फ एक प्रजाति बची है, हम सब होमो सेपियंस। क्यों बाकी सब गायब हो गए और सिर्फ सेपियंस बचे? कैसे हमने जंगलों में शिकार करने से लेकर आज की मॉडर्न दुनिया, इंटरनेट, साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन तक का सफर तय किया? यही कहानी बताती है ये किताब, सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। और यकीन मानो भाई, ये किताब आपकी दुनिया देखने की नजर ही बदल देगी। इस किताब के लेखक हैं युवाल नोह हरारी, इजराइल के एक इतिहासकार और जेरूसलम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। उनकी खासियत यह है कि वो हिस्ट्री को बोरिंग डेट्स और वॉर्स में नहीं बांधते, बल्कि उसे स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। इस किताब में उन्होंने पूरे इंसानी इतिहास को 4 हिस्सों में बांटा है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, सोचने और कल्पना की शक्ति। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, खेती और गांवों का जन्म। यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, पैसा, धर्म और साम्राज्य से दुनिया का जुड़ना। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, विज्ञान, पूंजीवाद और मॉडर्न वर्ल्ड का राइज। तो दोस्तों, इस किताब में हम जानेंगे इंसानों ने कैसे लैंग्वेज और इमेजिनेशन से पूरे ग्रह पर राज किया, कैसे खेती ने हमारी जिंदगी बदली और कई बार खराब भी की, कैसे रिलीजन, मनी और एम्पायर्स ने पूरी मानवता को जोड़ा, और कैसे साइंस और कैपिटलिज्म ने हमें आज की दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन कहानी शुरू होती है 70,000 साल पहले, जब हुआ था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। तो अब चलते हैं उसी समय की तरफ। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, इंसानों का सबसे बड़ा मोड़। भाई, होमो सेपियंस भी बाकी जानवरों की तरह ही थे। शिकार करते थे, फल खाते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। लेकिन अचानक लगभग 70,000 साल पहले कुछ बदल गया। हमारे दिमाग ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट पा लिया। हम सिर्फ शिकार करने या फल तोड़ने तक सीमित नहीं रहे। हमने सोचना, कल्पना करना और कहानी गढ़ना शुरू किया। यही था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब इंसानों की सोचने की ताकत एक्सप्लोड कर गई। होमो सेपियंस वर्सेस बाकी प्रजातियां। उस समय सिर्फ सेपियंस नहीं थे, नींडरथाल्स ताकतवर और ठंडे इलाकों में फिट, होमो इरेक्टस एशिया में, होमो फ्लोरेंसियंसिस इंडोनेशिया के एक छोटे द्वीप पर, और भी स्पीशीज मौजूद थी। लेकिन सेपियंस के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी के पास नहीं थी, लैंग्वेज और शेयर्ड इमेजिनेशन। जहां नींडरथाल्स शिकार में एक्सपर्ट थे, सेपियंस ने मिलकर प्लान्स, मिथ्स और आइडियाज बनाने शुरू कर दिए। यानी सेपियंस ने टीम बनानी सीखी, और यही सबसे बड़ा हथियार था, लैंग्वेज और गॉसिप थ्योरी। हरारी कहते हैं कि लैंग्वेज का सबसे बड़ा काम था सिर्फ जानकारी शेयर करना नहीं, बल्कि गॉसिप करना। हाँ भाई, गॉसिप यानी बातें करना, कौन किसके साथ है, किस पर भरोसा किया जा सकता है, कौन धोखेबाज है। यही गॉसिप ने सेपियंस को 150 लोगों तक के बड़े ग्रुप्स में जोड़ दिया, जबकि बाकी जानवर छोटे छोटे ग्रुप्स तक ही सीमित थे। एग्जाम्पल, अगर 50 शेर साथ रहते हैं तो हायरार्की काम करती है, लेकिन 500 सेपियंस अगर एक शेयर्ड कहानी मान ले तो वो मिलकर पूरे जंगल को जीत सकते हैं। इमेजिनेशन और शेयर्ड मिथ्स की ताकत। अब सबसे बड़ा सवाल, सेपियंस इतनी बड़ी संख्या में कैसे साथ रह पाए? इसका जवाब है उस शेयर्ड मिथ्स, यानी ऐसी चीजें जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जिन पर सब विश्वास करते हैं। रिलीजन, नेशंस, ह्यूमन राइट्स, ये सब इंसानी इमेजिनेशन का कमाल है। 70,000 साल पहले भी सेपियंस कहानियां बना लेते थे। हमारे कबीले का देवता ये है, ये पत्थर हमारी ताकत है, ये सिंबल हमारी पहचान है। इन कहानियों ने हजारों अनजान इंसानों को एक ही कम्युनिटी में जोड़ दिया। यही कारण है कि सेपियंस ने बाकी सभी मानव प्रजातियों को मात दे दी। तो दोस्तों, आज हमने देखा होमो सेपियंस ने लैंग्वेज, गॉसिप और इमेजिनेशन की ताकत से बाकी स्पीशीज को पीछे छोड़ दिया। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसानों को जंगल से उठाकर पूरी धरती का मालिक बना दिया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में हम और गहराई से जानेंगे होमो सेपियंस ने कैसे शेयर्ड बिलीफ्स और कल्चर बनाना शुरू किया, कैसे मिथ्स और रिलीजन इंसानों के सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार बने। तो जुड़े रहना, क्योंकि कहानी अब और मजेदार होने वाली है। सेपियंस द पार्ट 2, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, गॉसिप, मिथ्स और कोऑपरेशन। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि होमो सेपियंस ने लैंग्वेज और इमेजिनेशन की ताकत से बाकी स्पीशीज को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी संख्या में अजनबी इंसान आपस में कैसे जुड़े? कैसे हम हजारों लाखों लोगों को एक ही नियम, एक ही सोच और एक ही पर्पस के लिए यूनाइट कर पाए? इसका जवाब छिपा है गॉसिप, मिथ्स और कोऑपरेशन की शक्ति में। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। गॉसिप, इंसानी नेटवर्क का असली आधार। हरारी कहते हैं, इंसानों ने लैंग्वेज सिर्फ शिकार या डायरेक्शंस बताने के लिए नहीं बनाई। लैंग्वेज का सबसे बड़ा काम था गॉसिप करना। कौन भरोसेमंद है, कौन धोखा देगा, किस पर भरोसा किया जा सकता है, यानी गॉसिप, सोशल इंफॉर्मेशन।
बाकी जानवर सिर्फ इमीडिएट डेंजर की बातें कर सकते थे, और जैसे शेर आ रहा है, लेकिन सेपियंस कह सकते थे वो आदमी झूठा है, उस पर भरोसा मत करो। यही गॉसिप इंसानों को 150 लोगों तक के ग्रुप्स में जोड़ देता था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहते हैं इंसानी दिमाग एक बार में लगभग 150 रिश्तों को संभाल सकता है। और भाई, ये 150 का मैजिक नंबर आज भी दिखता है। गांव की पॉपुलेशन, सेना की बेसिक यूनिट, यहां तक कि बड़ी कंपनीज की टीम स्ट्रक्चर, तो गॉसिप ही था जिसने हमें दूसरों के साथ कनेक्ट होने की ताकत दी। शेयर्ड मिथ्स असली गेम चेंजर। लेकिन गॉसिप से भी बड़ी चीज थी शेयर्ड मिथ्स, यानी ऐसी चीजें जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जिन पर सब विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल, धर्म, गॉड, देवी देवता, पैसा, एक कागज को सब मिलकर वैल्यू देते हैं। कंपनीज, गूगल, एप्पल असल में सिर्फ लीगल पेपर है, लेकिन हम सब उसे रील मानते हैं। ह्यूमन राइट्स, ये भी सिर्फ एक बिलीफ है कि सबको समान अधिकार है। 70,000 साल पहले भी सेपियंस ने ऐसी कहानियां बनाई। हमारा कबीला स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये प्रतीक हमें जोड़ता है। इन कहानियों ने हजारों अनजान लोगों को यूनाइट कर दिया। बाकी स्पीशीज छोटे ग्रुप से आगे नहीं बढ़ पाए। नींडरथाल्स 30 से 40 लोगों का ग्रुप, चिंपैंजीज 50 से 60 का ग्रुप, लेकिन सेपियंस हजारों की संख्या में कोलैबोरेट कर पाए सिर्फ शेड मिथ्स की वजह से। लार्ज स्केल कोऑपरेशन असली ताकत। शेड मिथ्स ने सेपियंस को लार्ज स्केल कोऑपरेशन सिखाया। यही कोऑपरेशन ने हमें गांव बनाने, शहर बनाने और इवेंचुअली एम्पायर्स खड़े करने की ताकत दी। एग्जाम्पल, अगर एक कबीले में 1000 लोग हैं और सब एक ही मिथ मानते हैं, तो वो मिलकर दूसरी स्पीशीज को हरा सकते हैं। यही प्रोसेस बाद में रिलीजन, किंगडम्स और कंट्रीज तक पहुंचा। हरारी कहते हैं ह्यूमंस रूल द वर्ल्ड बिकॉज वी आर द ओनली एनिमल्स दैट कैन कोऑपरेट फ्लेक्सिबली इन लार्ज नंबर्स। यानी भाई, सेपियंस की असली ताकत मसल्स या क्लॉस नहीं थे, बल्कि कहानियां और कोऑपरेशन थे। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का सीक्रेट तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। गॉसिप ने छोटे ग्रुप्स को जोड़ा, मिथ्स ने बड़े ग्रुप्स को जोड़ा, और कोऑपरेशन ने सेपियंस को धरती का रूलर बना दिया। बाकी स्पीशीज गायब हो गई, लेकिन सेपियंस ने इमेजिनेशन की ताकत से पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आज हमने देखा गॉसिप और लैंग्वेज ने इंसानों को जोड़ने में मदद की। शेयर्ड मिथ्स ने हजारों लाखों लोगों को एक कम्युनिटी में यूनाइट कर दिया, और कोऑपरेशन इंसानों का सबसे बड़ा हथियार बना। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में हम देखेंगे कैसे होमो सेपियंस ने मिथ्स और शेयर्ड बिलीफ्स को और मजबूत किया, कैसे रिलीजन, मनी और कल्चर की नींव पड़ी, और कैसे सेपियंस की कहानी सिर्फ सर्वाइवल से आगे बढ़कर डोमिनेशन की कहानी बन गई। तो जुड़े रहना भाई, असली मजा अभी बाकी है। सेपियंस पर पार्ट 3, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, रिलीजन, कल्चर और शेयर्ड बिलीफ्स। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि गॉसिप और मिथ्स ने इंसानों को छोटे छोटे ग्रुप से निकालकर हजारों लाखों लोगों को एक कम्युनिटी में जोड़ा। लेकिन सवाल यह है, ये बड़ी बड़ी कम्युनिटी सर्वाइव कैसे करती थी? कैसे अननोन लोग बिना एक दूसरे को पर्सनली जाने भी साथ मिलकर काम कर पाते थे? इसका जवाब है रिलीजन, कल्चर और शेयर्ड बिलीफ्स। और यहीं से असली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। मिथ्स से बनी कल्चर। हरारी कहते हैं कल्चर की जड़ें शेयर्ड मिथ्स में है। कल्चर बेसिकली वही है जिस पर लोगों का कलेक्टिव विश्वास हो। एग्जाम्पल, अगर एक कबीले में सब मानते हैं कि हमारे देवता हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो लोग रिस्की काम भी मिलकर कर सकते हैं। अगर सब मानते हैं कि ये जमीन हमारी है, तो वो उसके लिए लड़ भी सकते हैं। कल्चर हमें बताती है क्या सही है, क्या गलत, कौन सा खाना खाना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए और किस चीज की इज्जत करनी है। इस तरह कल्चर रूल्स क्रिएट करती है और लोग उन रूल्स को मानकर कोऑपरेट करते हैं। रिलीजन सबसे बड़ी शेयर्ड स्टोरी। रिलीजन शायद सबसे पावरफुल शेयर्ड बिलीफ है। धर्म ने इंसानों को कनेक्ट किया क्योंकि उसमें अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, एक इनविजिबल पावर। रिलीजन ने लोगों को एक मॉरल कोड दिया, यानी कौन सा काम पाप है और कौन सा पुण्य। धर्म ने सोसाइटी को ऑर्डर दिया। एग्जाम्पल, इजिप्ट के फेरोज को लोग भगवान का अवतार मानते थे। भारत में कास्ट सिस्टम भी एक तरह का रिलीजियस बिलीफ से ही जस्टिफाइड किया गया। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म सब लोगों को एक कॉमन स्टोरी और कॉमन पर्पस देते हैं। इससे इंसानों को एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि सबका भरोसा एक हायर पावर पर होता है। मनी एक सबसे यूनिवर्सल बिलीफ। हरारी कहते हैं रिलीजन से भी ज्यादा पावरफुल शेयर्ड बिलीफ है मनी। सोचो भाई, एक कागज के टुकड़े को वैल्यू क्यों है? क्योंकि सब मानते हैं कि इसकी वैल्यू है। अगर कल सब मानना बंद कर दे तो नोट सिर्फ कागज बन जाएगा। मनी असली में इंसानों का सबसे यूनिवर्सल और सबसे फ्लेक्सिबल बिलीफ है। रिलीजन सिर्फ फॉलोअर्स को जोड़ता है, लेकिन पैसा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सबको जोड़ता है। इसीलिए हरारी कहते हैं मनी इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एवर क्रिएटेड।
लॉ और जस्टिस, इमेजिन्ड ऑर्डर्स। कल्चर और रिलीजन के साथ साथ इंसानों ने एक और शेयर्ड बिलीफ बनाया, लॉ और जस्टिस। एग्जाम्पल, अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो चिंपैंजीज डायरेक्ट ताकत दिखाते हैं, लेकिन इंसान कहते हैं चलो कोर्ट चलते हैं। कोर्ट, संविधान, कानून ही ये सभी इमेजिन्ड ऑर्डर्स हैं। ये चीजें सिर्फ इसीलिए काम करती हैं क्योंकि सब मानते हैं कि ये सिस्टम सही है, और यही सिस्टम बड़े बड़े एम्पायर्स और कंट्रीज को चलाता है। दी पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो सिंपल शब्दों में, इमेजिनेशन ने सेपियंस को वो पावर दी जो किसी स्पीशीज के पास नहीं थी। शेयर्ड बिलीफ्स ने बड़े ग्रुप्स को मैनेज करना सिखाया, और यही बिलीफ सिविलाइजेशन की फाउंडेशन बने। हरारी कहते हैं, होमो सेपियंस रूल्स द प्लैनेट नॉट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर, बट बिकॉज दे आर दी ओनली एनिमल्स हु कैन क्रिएट एंड बिलीव इन शेयर्ड मिथ्स। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे कल्चर और रिलीजन ने इंसानों को ऑर्गेनाइज किया, कैसे मनी सबसे यूनिवर्सल बिलीफ बन गया, और कैसे लॉज और जस्टिस सिस्टम्स ने समाज को स्टेबिलिटी दी। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 4 में हम देखेंगे कैसे सेपियंस ने हंटिंग गैदरिंग छोड़कर फार्मिंग शुरू की, कैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और क्यों हरारी कहते हैं कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड था। तो जुड़े रहना भाई, क्योंकि अब असली ट्विस्ट आने वाला है। सेपियंस पर पार्ट 4, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, खेती का जन्म और उसके फायदे नुकसान। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि होमो सेपियंस ने गॉसिप, मिथ्स और शेयर्ड बिलीफ्स की मदद से बाकी स्पीशीज पर बढ़त बना ली थी, लेकिन उनकी असली जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। वो कदम था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी खेती का जन्म। लेकिन ध्यान रहे भाई, हरारी कहते हैं कि ये बदलाव इंसानों के लिए ब्लेसिंग नहीं, बल्कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड था। क्यों? चलिए समझते हैं। हंटर गैदरर लाइफ, पुरानी दुनिया। खेती से पहले इंसान शिकारी और फल संग्रह करता थे। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, जंगल, नदियों और पहाड़ों से भोजन जुटाते थे। उनकी डाइट बैलेंस थी, फल, सब्जियां, मांस, सब कुछ। और लाइफस्टाइल एक्टिव था, और रोज शिकार करना, पैदल चलना, नेचर के साथ रहना। हरारी कहते हैं, हंटर गैदरर लोग हेल्थ और हैप्पीनेस में हमसे कई मायनों में बेहतर थे। उनके पास डिजीजेस कम थी, उनका काम समय भी कम लगता था, यानी ज्यादा फ्री टाइम मिलता था। द शिफ्ट, खेती का जन्म। करीब 10,000 ईसा पूर्व सेपियंस ने डिस्कवरी की कि अगर बीज बोए जाए तो फसल उगाई जा सकती है। गेहूं, चावल, आलू जैसी क्रॉप्स इंसानों की स्टेपल फूड बन गई। इंसानों ने परमानेंट सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिया। अब खाने के लिए रोज जंगल भागना नहीं पड़ता था। विलेज बने, और फिर धीरे धीरे शहर। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। द पैराडॉक्स, फायदा या धोखा। पहली नजर में खेती एक बड़ा अचीवमेंट लगता है। ज्यादा खाना, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन, मजबूत समाज। लेकिन हरारी कहते हैं, ये इंसानों के लिए ट्रैप था। हंटर गैदरर्स की लाइफ फ्लेक्सिबल और मजेदार थी, लेकिन किसान सुनरी से सनसेट तक खेतों में मेहनत करने लगे। उनका खाना मोनोटोनस हो गया, मोस्टली ग्रेन्स। डिजीजेस बढ़ गई क्योंकि विलेजेस में भीड़ बढ़ी और जानवरों के करीब रहने लगे। यानी सेपियंस ने ज्यादा प्रोडक्शन तो किया, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ खराब कर ली। इसलिए हरारी इसे कहते हैं हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड। सेटलमेंट्स और विलेजेस का जन्म। खेती ने परमानेंट सेटलमेंट्स को जन्म दिया। अब इंसान एक जगह टिककर रहने लगा। गांव बने, और फिर बड़े शहर। प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है। यहीं से इनइक्वालिटी और हायरार्की शुरू हुई। कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी, कुछ के पास कम। धीरे धीरे रिच और पुअर का फर्क बनने लगा। हंटर गैदरर समाज में इक्वालिटी ज्यादा थी, लेकिन खेती ने इनइक्वालिटी पैदा कर दी। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन। खेती के साथ साथ इंसानों ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। गाय, भेड़, बकरी, घोड़े इंसानों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। अब दूध, मांस, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आसान हो गया। लेकिन हरारी कहते हैं, यह जानवरों के लिए भी दुखद था, क्योंकि वो फ्रीडम से नेचर में घूमने के बजाय केजेस और फील्ड्स में कैद हो गए। सबसे ज्यादा काउस, चिकन्स और पिग्स सफर करने लगे। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सफरिंग इसी डोमेस्टिकेशन की वजह से है। द बर्थ ऑफ सरप्लस और एडमिनिस्ट्रेशन। खेती ने एक और बड़ा बदलाव लाया, सरप्लस प्रोडक्शन। अब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। यही सरप्लस स्टोरेज और ट्रेड को जन्म देता है। लेकिन सरप्लस मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हुई, और यहीं से राइटिंग सिस्टम का जन्म हुआ। यानी लिखावट और गणना, मैथ्स, अकाउंट्स की जड़ें भी खेती में ही हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे हंटर गैदरर्स से सेपियंस किसान बने, कैसे खेती ने पॉपुलेशन और सिविलाइजेशन को बढ़ाया, लेकिन साथ ही डिजीजेस, इनइक्वालिटी और हार्ड वर्क का बोझ भी लाया। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 5 में हम देखेंगे
कैसे विलेजेस और सिटीज ने सोसाइटीज को कॉम्प्लेक्स बनाया, कैसे किंगडम्स, हायरार्कीज और राइटिंग सिस्टम्स ने सभ्यता की नींव रखी, और कैसे फार्मिंग ने पावर स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया। तो बने रहिए, असली कहानी अभी और गहरी होने वाली है। सेपियंस पार्ट 5, विलेजेस, सिटीज और राइटिंग सिस्टम्स का जन्म। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसानों को शिकार और जंगल की जिंदगी से निकालकर खेतों और गांवों में ला खड़ा किया। लेकिन खेती की असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब आया जब इंसान गांव से शहरों तक पहुंचे। हायरार्कीज, किंग्स, रिलीजन्स और लिखावट, राइटिंग का जन्म हुआ। यानी भाई, अब हम बात कर रहे हैं सभ्यता के असली फाउंडेशन की। विलेजेस का जन्म। खेती से इंसान एक जगह टिककर रहने लगे। छोटे छोटे गांव बने। लोग एक दूसरे से रिसोर्सेज और काम शेयर करने लगे। अब हंटिंग गैदरर की तरह हर दिन फूड खोजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती गई और गांव बड़े होने लगे। ये विलेजेस ही धीरे धीरे सिटीज में बदल गए। सिटीज और कॉम्प्लेक्सिटी। जब पॉपुलेशन हजारों में पहुंच गई तो विलेजेस सिंपल रूल से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स चाहिए थे। लीडर्स, चीफ्स और रूलर्स का जन्म हुआ। सिटीज ने इंसानों को कनेक्ट तो किया, लेकिन साथ ही नई प्रॉब्लम्स भी लाई। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। इन सबको मैनेज करने के लिए नए सिस्टम्स बनाए गए। यही सिस्टम्स बाद में एम्पायर्स बने। हायरार्कीज और इनइक्वालिटी। विलेजेस और सिटीज के साथ सोसाइटी में हायरार्कीज आ गई। कुछ लोग रूलर्स बन गए, कुछ लैबोरर्स। रिच और पुअर का फर्क गहरा हो गया। कास्ट सिस्टम्स और सोशल क्लासेस की शुरुआत यहीं से हुई। एग्जाम्पल, इजिप्ट में फिरो भगवान माना जाता था। इंडिया में कास्ट सिस्टम समाज को लेयर्स में डिवाइड करता था। हंटर गैदरर सोसाइटीज में इक्वालिटी ज्यादा थी, लेकिन फार्मिंग सोसाइटीज में इनइक्वालिटी परमानेंट हो गई। द बर्थ ऑफ राइटिंग। विलेजेस और सिटीज के साथ एक नई चैलेंज आई। रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स कैसे रखे जाए? किसने टैक्स दिया, किसने नहीं दिया, किसके पास कितनी जमीन है? इस चैलेंज ने इंसानों को राइटिंग इन्वेंट करने पर मजबूर किया। सबसे पहले मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म राइटिंग आई। इजिप्ट में हाइरोग्लिफिक्स। इंडिया में भी प्राचीन लिपियां। शुरुआत में राइटिंग सिर्फ अकाउंटिंग और रिकॉर्ड्स के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे राइटिंग ने रिलीजन, लॉज और लिटरेचर को भी जन्म दिया। यानी भाई, अगर खेती न होती तो शायद लिखावट भी ना होती। द राइज ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स। विलेजेस और सिटीज को मैनेज करने के लिए किंग्स और रूलर्स की जरूरत पड़ी। अब सोसाइटीज बड़े एम्पायर्स में बदलने लगी। रिलीजन रूलर्स की पावर को जस्टिफाई करता था। आर्मीज और ब्यूरोक्रेसीज बने। हरारी कहते हैं, फार्मिंग सोसाइटीज ने ह्यूमंस को एक नया इमेजिन्ड ऑर्डर दिया, पॉलिटिकल ऑर्डर। अब लोग सिर्फ नेचर से नहीं, रूलर्स और लॉज से भी बंध गए। द ट्रैप ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन हरारी एक बार फिर कहते हैं, यह सब प्रोग्रेस उतना सिंपल नहीं था। विलेजेस और सिटीज ने बड़ा समाज तो बनाया, लेकिन इंडिविजुअल इंसान का जीवन कठिन हो गया। फार्मर्स और लैबोरर्स को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। रूलर्स और एलिट्स को लक्ष्यूरी मिली। यानी सिविलाइजेशन एक ट्रैप भी था, जहां समाज तो मजबूत हुआ, लेकिन आम आदमी कमजोर। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे विलेजेस और सिटीज बने, कैसे हायरार्कीज और इनइक्वालिटी सोसाइटी का हिस्सा बन गई, और कैसे राइटिंग और किंगडम्स ने सभ्यता को आकार दिया। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 6 में हम देखेंगे कैसे मनी, रिलीजन और एम्पायर्स ने पूरी मानवता को जोड़ दिया, कैसे अलग अलग सोसाइटीज पहली बार एक ग्लोबल सिस्टम में यूनाइट हुई, और कैसे सेपियंस ने लोकल से निकलकर ग्लोबल डोमिनेशन शुरू की। तो जुड़े रहिए भाई, असली खेल अब और बड़ा होने वाला है। सेपियंस पार्ट 6, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, मनी, रिलीजन और एम्पायर्स। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे खेती ने गांव, शहर, राइटिंग और हायरार्कीज को जन्म दिया। लेकिन अब सवाल यह है, इतने सारे शहर और समाज एक दूसरे से कैसे जुड़े? कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा बने? और कैसे इंसान लोकल ट्राइब्स से निकलकर ग्लोबल नेटवर्क्स तक पहुंचा? इसका जवाब है मनी, रिलीजन और एम्पायर्स। यही वो 3 शक्तियां थी जिन्होंने पूरी मानवता को एक ग्लोबल कम्युनिटी में बदल दिया। मनी, यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम। हरारी कहते हैं, पैसे से बड़ा कनेक्टर कोई नहीं। सोचो भाई, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग भी एक दूसरे से डील कर सकते हैं अगर उनके बीच करेंसी कॉमन हो। पैसा बेसिकली एक शेयर्ड बिलीफ है। ये वैल्यू सिर्फ इसलिए रखता है क्योंकि सब मानते हैं कि ये वैल्यूबल है। एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर में कॉइन्स का इस्तेमाल, मॉडर्न एज में डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस। पैसा रिलीजन से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि पैसा सभी धर्म, सभी संस्कृति और सभी समाज को जोड़ देता है। यही रीजन है कि ट्रेड नेटवर्क्स ने पहली बार दुनिया को ग्लोबल बनाया। रिलीजन की यूनिवर्सल ऑर्डर। रिलीजन दूसरा बड़ा यूनिफायर है। लोकल गॉड से आगे बढ़कर बड़े बड़े यूनिवर्सल रिलीजन्स आए।
जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। यूनिवर्सल रिलीजन कहता था सिर्फ हमारा कबीला नहीं, पूरी मानवता एक है। मॉरल कोड्स और एथिक्स सबके लिए कॉमन हो गए। एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी ने यूरोप को जोड़ा, इस्लाम ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को यूनाइट किया, बुद्धिज्म ने एशिया में लाखों करोड़ों लोगों को एक बिलीफ सिस्टम में जोड़ा, रिलीजन ने लोगों को एक बड़े इमेजिन कम्युनिटी का हिस्सा बना दिया। एम्पायर्स को पॉलिटिकल यूनिफायर्स। तीसरी बड़ी शक्ति थी एम्पायर्स। एम्पायर्स बेसिकली बड़े पॉलिटिकल सिस्टम्स थे जो हजारों लाखों लोगों को एक रूल में लाते थे। हरारी कहते हैं हिस्ट्री का बड़ा हिस्सा एम्पायर्स के राइज और फॉल की कहानी है। एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर, मौर्य एम्पायर इन इंडिया, चाइनीज हान डायनास्टी। एम्पायर्स ने कॉमन लॉ, ट्रेड सिस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। उन्होंने अलग अलग कल्चर्स को मिक्स किया और साइंस, आर्ट और टेक्नोलॉजी को फैलाया। मॉडर्न वर्ल्ड की रूट्स भी इन्हीं एम्पायर्स में है। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत, मनी, रिलीजन और एम्पायर्स ने मिलकर पहली बार ह्यूमैनिटी को ग्लोबल बना दिया। पहले इंसान सिर्फ अपने ट्राइब तक लिमिटेड था, लेकिन अब ट्रेड राउट्स, कॉमन रिलीजन्स और एम्पायर्स ने सोसाइटीज को कनेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल, सिल्क रोड ने चाइना से लेकर यूरोप तक कल्चर्स और गुड्स को जोड़ा। इस्लाम ने अफ्रीका से एशिया तक एक शेयर्ड वर्ल्ड बनाया। मॉडर्न एज में यूरोपियन एम्पायर्स ने पूरे ग्लोब को लिंक कर दिया, यानी सेपियंस अब सिर्फ लोकल नहीं रहा, वो ग्लोबल हो गया। द हिडन साइड। लेकिन भाई, इसका दूसरा पहलू भी था। एम्पायर्स ने एक्सप्लोटेशन और वॉर भी लाए। रिलीजन ने कभी कभी टॉलरेंस दी तो कभी हिंसा और क्रूसेड्स। और मनी ने ग्रीड और इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया, यानी यूनिफिकेशन के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़े। लेकिन फिर भी हरारी कहते हैं ये तीन पावर्स इंसानों की दुनिया को जोड़ने का सबसे बड़ा कारण बनी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे पैसे ने ट्रस्ट और ट्रेड को ग्लोबल बनाया, कैसे रिलीजन्स ने बिलियंस ऑफ पीपल को शेयर्ड बिलीफ्स में जोड़ा, और कैसे एम्पायर्स ने बड़े बड़े रीजन्स को एक पॉलिटिकल सिस्टम में यूनाइट किया। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 7 में हम देखेंगे कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कैसे क्यूरियोसिटी और नॉलेज की तलाश ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, और कैसे इंसानों ने नेचर के सीक्रेट्स खोलने शुरू किए। तो जुड़े रहना भाई, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं हिस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग फेज में। सेपियंस पार्ट 7, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, अ क्यूरियोसिटी और मॉडर्न साइंस का जन्म। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे पैसा, धर्म और एम्पायर्स ने इंसानों को ग्लोबल नेटवर्क में जोड़ दिया। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आया और जब इंसानों ने साइंस की ताकत खोजी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंसानों को सिर्फ सर्वाइवल से उठाकर इनोवेशन और डोमिनेशन तक पहुंचा दिया। अब इंसान नेचर को समझने और कंट्रोल करने लगे। तो चलिए देखते हैं ये साइंटिफिक जर्नी कैसे शुरू हुई। क्यूरियोसिटी और इग्नोरेंस की ताकत। हरारी कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जड़ें एक अजीब चीज में छिपी हैं, इग्नोरेंस। पुराने समय में लोग मानते थे कि उन्हें सब पता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने कहा हमें सब कुछ नहीं पता, और यही सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसानों ने एडमिट किया कि नॉलेज इनकम्प्लीट है, तभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस शुरू किए। एग्जाम्पल, कोलंबस ने मान लिया कि उसे दुनिया पूरी तरह नहीं पता, इसलिए नए राउट्स एक्सप्लोर किए। साइंटिस्ट्स ने एडमिट किया कि नेचर को समझना है, तभी एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, यानी क्यूरियोसिटी प्लस इग्नोरेंस, साइंस का जन्म। एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी। साइंटिफिक माइंडसेट ने एक्सप्लोरेशन को जन्म दिया। अब इंसान अननोन दुनिया को एक्सप्लोर करने लगे। एग्जाम्पल, कोलंबस ने अमेरिका खोजा, वास्को डा गामा ने इंडिया तक सी राउट निकाला, मैजेलन ने पूरी दुनिया की यात्रा की। ये एक्सप्लोरेशन सिर्फ जियोग्राफी के लिए नहीं थे, बल्कि ट्रेड, पावर और साइंस सबको बदलने वाले थे। एम्पायर्स ने एक्सप्लोरेशन को फंड किया और डिस्कवरीज ने एम्पायर्स को और मजबूत बनाया, यानी साइंस और पॉलिटिक्स का डीप पार्टनरशिप शुरू हुआ। द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर जोर दिया। अब लोग सिर्फ मिथ्स पर नहीं, बल्कि प्रूफ पर भरोसा करने लगे। एग्जाम्पल, कोपर्निकस ने कहा सूरज सेंटर है, धरती नहीं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से प्रूफ दिया। न्यूटन ने ग्रेविटी और मोशन के लॉज खोजे। ये डिस्कवरीज ने इंसानों को दुनिया की असली स्ट्रक्चर समझने में मदद की, और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नींव पड़ी। साइंस और कैपिटलिज्म का कनेक्शन। साइंटिफिक डिस्कवरीज सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं रहे। एम्पायर्स और बिजनेसमैन ने साइंस को यूज करके पैसा और पावर बनाना शुरू किया। एग्जाम्पल, नेविगेशन टेक ने ट्रेड को बढ़ाया, मेडिसिन ने आर्मीज और पॉपुलेशन को स्ट्रॉन्ग किया, इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन बढ़ाया। हरारी कहते हैं साइंस और कैपिटलिज्म हैंड इन हैंड चले। एम्पायर्स ने साइंटिस्ट्स को फंड किया और डिस्कवरीज ने एम्पायर्स को और रिच बना दिया। द न्यू माइंडसेट। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंसानों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब लोग मानने लगे तो फ्यूचर पास्ट से बेटर होगा, प्रोग्रेस पॉसिबल है, नॉलेज इन्फिनिट है,
ये वो सोच थी जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न वर्ल्ड को जन्म दिया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे इग्नोरेंस और क्यूरियोसिटी से साइंस का जन्म हुआ, कैसे एक्सप्लोरेशन ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और कैसे डिस्कवरीज ने एम्पायर्स और कैपिटलिज्म को मजबूत किया। अब अगले पार्ट यानी पार्ट 8 में हम देखेंगे कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानों को मशीन्स और फैक्ट्रीज की दुनिया में धकेल दिया, कैसे कैपिटलिज्म और क्रेडिट सिस्टम ने पूरी इकोनॉमी बदल दी और कैसे सेपियंस मॉडर्न एज की तरफ बढ़ने लगे। तो जुड़े रहना भाई, असली ब्लास्ट अब आने वाला है। सेपियंस पार्ट 8, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न इकोनॉमी का राइज। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंसानों को नई सोच दी, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ जब इंसान मशीन्स की ताकत को कंट्रोल करने लगे। यह था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने हमारी लाइफस्टाइल, इकोनॉमी और सोसाइटी सब कुछ बदल दिया। और इसके साथ ही जन्म हुआ कैपिटलिज्म और क्रेडिट सिस्टम का, जिसने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक जर्नी को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द मशीन्स का युग। 18वीं सदी में इंग्लैंड से शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानों को मैनुअल लेबर से मशीन्स की दुनिया में धकेल दिया। स्टीम इंजन का इन्वेंशन, एनर्जी और स्पीड का नया सोर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। कोल और आयरन इंडस्ट्रीज की रीढ़ बन गए। अब छोटे आर्टिसंस और फार्मर्स की जगह बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज ने ले ली। एग्जाम्पल, पहले कपड़े हाथ से बनते थे, अब मशीन से। पहले ट्रांसपोर्ट स्लो था, अब ट्रेन्स और स्टीम शिप से तेज हो गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने प्रोडक्शन और इकोनॉमी की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। सिटीज और सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन। फैक्ट्रीज ने लोगों को विलेजेस से सिटीज में खींच लिया। रूरल लाइफ से अर्बन लाइफ की शुरुआत। फैमिली स्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल और सोशल रिलेशनशिप्स सब बदल गए। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स भी आई। लंबे वर्किंग आवर्स, पोल्यूशन, चाइल्ड लेबर। फिर भी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल थी, क्योंकि मशीन्स प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर रही थी। कैपिटलिज्म और क्रेडिट सिस्टम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ कैपिटलिज्म की ताकत और बढ़ गई। कैपिटलिज्म का मतलब है रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाना। लेकिन इसके लिए चाहिए था पैसा, और क्रेडिट सिस्टम ने यह पॉसिबल किया। बैंक्स और इन्वेस्टर्स ने बिजनेसमैन को लोन्स दिए। कंपनीज ने ग्रोथ के लिए पब्लिक से शेयर्स बेचे। इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट्स ने रिस्क को मैनेजेबल बनाया। एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे व्यापारिक मॉडल अब मॉडर्न कॉर्पोरेशंस बन गए। रेलवेज और फैक्ट्रीज को क्रेडिट सिस्टम से फंडिंग मिली। हरारी कहते हैं, कैपिटलिज्म और साइंस ने मिलकर अनस्टॉपेबल ग्रोथ मशीन बना दी। ग्लोबलाइजेशन और एम्पायर एक्सपांशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ एक देश तक लिमिटेड नहीं रहा। कॉलोनीज को रिसोर्सेज और मार्केट्स के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। यूरोप और अमेरिका ग्लोबल पावर्स बन गए। टेक्नोलॉजी प्लस कैपिटलिज्म प्लस एम्पायर, ग्लोबल डोमिनेशन। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का पार्टनरशिप। अब डिस्कवरी सिर्फ लैब्स में नहीं रहती थी, इंडस्ट्री उन्हें तुरंत अडॉप्ट करती थी। एग्जाम्पल, केमिस्ट्री ने न्यू मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स दिए। इलेक्ट्रिसिटी ने फैक्ट्रीज और होम्स को बदल दिया। टेलीग्राफ और बाद में टेलीफोन ने कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यानी साइंस और इंडस्ट्री का पावरफुल पार्टनरशिप शुरू हुआ। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानों की सोच में एक नया विश्वास भर दिया। फ्यूचर पास्ट से बेहतर होगा। ग्रोथ एंडलेस है। यह सोच मॉडर्न एरा की बैकबोन है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो या पॉलिटिक्स, सब प्रोग्रेस की आइडियोलॉजी पर आधारित हो गए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानों को मशीन्स और फैक्ट्रीज की दुनिया में धकेल दिया, कैसे कैपिटलिज्म और क्रेडिट सिस्टम ने मॉडर्न इकोनॉमी को शेप किया, और कैसे ग्लोबलाइजेशन और साइंस की पार्टनरशिप ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले पार्ट यानी पार्ट 9 में हम देखेंगे कंज्यूमरिज्म और ग्रोथ इकोनॉमी ने मॉडर्न सेपियंस को कैसे प्रभावित किया। क्या इंसान सच में ज्यादा खुश हुआ या उल्टा और स्ट्रेस्ड, और कैसे टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल ने हमारी वैल्यूज बदल दी। तो जुड़े रहना भाई, असली सवाल अब उठने वाला है, क्या प्रोग्रेस से हैप्पीनेस भी आती है। सेपियंस पार्ट 9, कंज्यूमरिज्म और हैप्पीनेस पैराडॉक्स। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म ने दुनिया को मशीन्स, फैक्ट्रीज और ग्लोबलाइजेशन की तरफ धकेला। लेकिन अब कहानी और भी पर्सनल हो जाती है कि रेवोल्यूशन हमारे डेली लाइफस्टाइल और हैप्पीनेस तक पहुंच गया। इंसानों की इकोनॉमी अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं थी, बल्कि एंडलेस ग्रोथ और कंजम्पशन पर आधारित हो गई। और इसी से जन्म हुआ ओ कंज्यूमरिज्म का। तो चलिए समझते हैं ये नया गेम कैसे खेला गया। कंज्यूमरिज्म, अ डिजायर की इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मास प्रोडक्शन शुरू किया। अब फैक्ट्रीज हर दिन लाखों प्रोडक्ट्स बना सकती थी। लेकिन सवाल यह था, इतने प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन। सोल्यूशन था और लोगों को कन्विंस करो कि उन्हें और चाहिए। यही है कंज्यूमरिज्म, जहां सोसाइटी हैप्पीनेस को चीजों से जोड़ देती है। एग्जाम्पल,
पहले कपड़े तब खरीदे जाते थे जब पुराने फट जाते थे। अब फैशन और ट्रेंड्स ने डिमांड बढ़ा दी। पहले खाना सिर्फ पेट भरने के लिए था, अब ब्रांडिंग और लक्जरी का सिंबल बन गया। यानी इंसानों की जरूरतों को इच्छाओं में बदल दिया गया। ग्रोथ इकोनॉमी, एंडलेस प्रोग्रेस का ट्रैप। मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल है ग्रोथ मस्ट कंटिन्यू। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करती तो क्राइसिस आ जाता है। हर साल प्रोडक्शन, कंजम्पशन और प्रॉफिट को बढ़ाना जरूरी है। सरकारें भी जीडीपी से सक्सेस मेजर करती हैं। कंपनीज भी क्वार्टरली ग्रोथ रिपोर्ट दिखाती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या एंडलेस ग्रोथ पॉसिबल है? हरारी कहते हैं, यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है मॉडर्न वर्ल्ड का, हैप्पीनेस पैराडॉक्स। अब असली सवाल, क्या ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा खुशी? मॉडर्न सेपियंस के पास पहले से ज्यादा कंफर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, हेल्थ केयर। लेकिन क्या इंसान सच में ज्यादा खुश है? हरारी कहते हैं, हैप्पीनेस का लेवल हजारों सालों से लगभग सैम है। हंटर गैदरर्स भी उतने ही खुश या दुखी थे जितने मॉडर्न ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीजों से नहीं आती, बल्कि इंटरनल एक्सपेक्टेशंस और रिलेशनशिप से आती है। एग्जाम्पल, आज हम एसी, कार, स्मार्टफोन यूज करते हैं, फिर भी एंजाइटी और स्ट्रेस कॉमन है। जबकि हजारों साल पहले लोग नेचर में सिंपल लाइफ जीते थे, फिर भी कंटेंट थे। यानी मटीरियल प्रोग्रेस, गारंटीड हैप्पीनेस। कंज्यूमरिज्म और आइडेंटिटी। कंज्यूमरिज्म सिर्फ चीजें खरीदने तक लिमिटेड नहीं रहा, अब प्रोडक्ट्स आइडेंटिटी का सिंबल बन गए। एग्जाम्पल, आईफोन सिर्फ फोन नहीं है, स्टेटस सिंबल है। ब्रांडेड क्लोथ्स सिर्फ कपड़े नहीं, पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए। यानी कैपिटलिज्म ने इंसानों की आइडेंटिटी और वैल्यूज को रीडिफाइन कर दिया। ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का असर सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी पड़ा। ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन ने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी प्रॉब्लम्स बन गई। हरारी कहते हैं, सेपियंस ने कंफर्ट तो पाया, लेकिन नेचर की कीमत पर। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कंज्यूमरिज्म को जन्म दिया, कैसे एंडलेस ग्रोथ इकोनॉमी इंसानों की नई रिलीजन बन गई, और कैसे हैप्पीनेस पैराडॉक्स ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली खुशी कहाँ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले पार्ट यानी पार्ट 10 में हम इस किताब का पूरा ग्रैंड कंक्लूजन देखेंगे। क्या फ्यूचर में सेपियंस अपनी लिमिट्स तोड़कर एआई, बायोटेक्नोलॉजी और इमोर्टैलिटी तक पहुंच जाएगा? क्या हम सेपियंस रहेंगे भी या खुद को नया रूप देंगे? यानी आखिरी पार्ट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। सेपियंस पार्ट 10, ग्रैंड समरी प्लस फ्यूचर ऑफ होमो सेपियंस। दोस्तों, हमने इस किताब सेपियंस के 9 पार्ट्स में इंसानों की पूरी जर्नी देखी, एक छोटे से शिकारी जनजाति से लेकर मॉडर्न टेक ड्रिवन दुनिया तक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इंसान यहां से आगे कहां जाएगा? क्या हम सेपियंस ही रहेंगे या कोई नई स्पीशीज बनेंगे? तो चलिए इस आखिरी पार्ट में जानते हैं किताब का ग्रैंड कंक्लूजन और फ्यूचर का सबसे बड़ा विजन। पूरी जर्नी का क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने देखा कैसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन 70,000 साल पहले ने सेपियंस को इमेजिनेशन और लैंग्वेज की शक्ति दी। फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने विलेजेस, सिटीज और हायरार्कीज को जन्म दिया। उसके बाद मनी, रिलीजन और एम्पायर्स ने पूरी दुनिया को यूनिफाई किया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने नॉलेज और एक्सपेरिमेंट्स का नया दरवाजा खोला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म ने मॉडर्न इकोनॉमी बनाई। और फिर कंज्यूमरिज्म और ग्रोथ इकोनॉमी ने हमारी लाइफस्टाइल और वैल्यूज को बदल दिया। यानी सेपियंस की पूरी कहानी एक ही फॉर्मूला पर आधारित है, इमेजिनेशन प्लस कोऑपरेशन प्लस टेक्नोलॉजी, डोमिनेशन। फ्यूचर ऑफ होमो सेपियंस, व्हाट्स नेक्स्ट? हरारी कहते हैं, अब सेपियंस अपनी सबसे बड़ी शक्ति तक पहुंचने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब इंसान खुद अपनी डीएनए को एडिट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मशीन्स अब सोचने और डिसाइड करने लगी है। बायोटेक्नोलॉजी, इंसान बीमारियों, उम्र और यहां तक कि मौत को भी कंट्रोल करने का सपना देख रहा है। यानी होमो सेपियंस अब होमोडोज, गॉडलाइक बीइंग्स बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है, क्या हम इंसान रहेंगे भी या फिर एक नई स्पीशीज इवॉल्व होगी? द बिग डिलेमा। फ्यूचर फैसिनेटिंग है लेकिन डेंजरस भी। टेक्नोलॉजी हमें इमोर्टैलिटी दे सकती है, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ा सकती है। एआई हमें प्रोग्रेस दे सकता है, लेकिन कंट्रोल भी छीन सकता है। यानी सेपियंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सबसे क्रिटिकल मोड पर पहुंच चुकी है। ग्रैंड लर्निंग ऑफ द बुक। सेपियंस हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सीख देता है। हम इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम स्टोरी टेलिंग एनिमल्स हैं। हमारी ताकत हमारे शेयर्ड बिलीफ्स में है, चाहे वो रिलीजन हो, पैसा हो या नेशन। और फ्यूचर में भी हमारी कहानियां ही तय करेंगी कि हम सेपियंस कहा जाएंगे। यानी सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड की पूरी समरी। अगर आपको ये किताब उतनी ही माइंड ब्लोइंग लगी जितनी मुझे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज रेगुलरली मिलती रहें। और कमेंट में लिखो आपको इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या मिली और आप फ्यूचर में सेपियंस को कहाँ जाते देखते हो, इमोर्टैलिटी या डिस्ट्रक्शन। आपके जवाब जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली समरी में। तब तक याद रखो, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं बताती, वो फ्यूचर भी शेप करती है।